हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का देव क्लासेज बूंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं दारा सिंह गुजर आपको एक ऐसा विषय या टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं मैं जो आपके चाहे राजस्थान हो चाहे भारत हो, हर कंपटीशन एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका यह टॉपिक निभाता है। मैं आपको इतिहास पढ़ाऊंगा और इतिहास में भी मैं एक ऐसा टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूं दोस्तों कि वो आपके लिए हर राजस्थान हो चाहे भारत हो, हर कंपटीशन एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों देखो, आज हम पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक है वैदिक काल। वैदिक काल हम पढ़ेंगे। वैदिक काल को हम वैदिक सभ्यता या वैदिक काल या फिर हम वैदिक संस्कृति भी कहते हैं। तो देखो दोस्तों, इसका समय कितना होता है कि किस समय के दौरान वैदिक काल था हमारे देश के इतिहास में। तो देखो दोस्तों, वैदिक काल का जो समय है वो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व, यानी कि इस समय के दौरान वैदिक सभ्यता अस्तित्व में थी या इसका 1500 ईसा पूर्व में इसका उत्थान हुआ, इसका विकास हुआ और 600 ईसा पूर्व में वैदिक सभ्यता समाप्त हो गई या हम कहे कि उसका अंत हो गया। हाँ तो दोस्तों देखो, हमने इनका समय देख लिया कि वैदिक काल का समय कब से लेकर के कब तक माना जाता है। तो इसका समय माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व। हाँ तो दोस्तों देखो, हमारे देश में सिंधु सभ्यता के बाद में जिस सभ्यता का विकास हुआ या जिस सभ्यता का उत्थान हुआ वो सभ्यता थी, देखो दोस्तों, सिंधु सभ्यता के बाद में, सिंधु सभ्यता के बाद में जिस सभ्यता का उत्थान हुआ वो कौन सी सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता थी दोस्तों? वैदिक सभ्यता। देखो, हमारे देश में सिंधु सभ्यता का जो समय था 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक जो सभ्यता थी वो थी सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का जब अंत हुआ या सिंधु सभ्यता का जब समापन हुआ तो उसके बाद में जो सभ्यता हमारे देश के इतिहास में जिसका विकास हुआ, जिसका प्रारंभ हुआ, वो सभ्यता थी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का विकास हो गया या इसका उत्थान हो गया। अब बात आती है कि वैदिक सभ्यता की स्थापना किसने की? बहुत बड़ा प्रश्न है। देखो दोस्तों, वैदिक सभ्यता की स्थापना आर्यों ने की थी। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि आर्य हमारे देश के निवासी नहीं थे, लेकिन जो हमारे देश के मूल निवासी थे, हमारे देश के जो मूल निवासी थे उन लोगों को अनार्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनार्य। यह मूल निवासी थे और आर्य विदेशी थे। आर्यों को विदेशी माना गया है और जो हमारे देश के मूल व्यक्ति थे या यहाँ के जो निवासी थे उन लोगों को अनार्य माना जाता है। अब बात आती है कि जब आर्य विदेशी थे तो आए कहां से थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। यह भी तो मन में उठता है प्रश्न कि जब आर्य विदेशी थे तो आए कहां से थे। तो देखो दोस्तों, हम देखते हैं कि आर्य हमारे देश के इतिहासकारों के अंदर यह बड़ा विवादास्पद प्रश्न रहा कि आर्य कहां से आए थे और कहां के मूल निवासी थे। तो कई इतिहासकारों ने आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो अलग अलग माना है। आर्यों का जो मूल निवास स्थान है, जैसे हम बात करें कि मैक्स मूलर एक विद्वान था, इतिहासकार था। मैक्स मूलर ने
आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया माना है। क्या माना है? मध्य एशिया। मध्य एशिया महाद्वीप। मूलर ने कहा है, मैक्स मूलर ने, कि आर्य भारतीय नहीं थे, यह एक विदेशी जाति थी और यह विदेशी जाति मध्य एशिया या हम कहें कि दक्षिणी रूस और यूराल पर्वत के दक्षिणी हिस्से में जो देश स्थित है या जो क्षेत्र स्थित है, वहां से आर्य धीरे धीरे पूर्वी क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए हमारे देश में आकर के बस गए। उसके बाद में एक हमारे देश का विद्वान हुआ है बाल गंगाधर तिलक। कौन हुआ? बाल गंगाधर तिलक। ये भारत के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। भारतीय स्वतंत्रता जो आंदोलन हुआ था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बाल गंगाधर तिलक ने। आगे हम इनके बारे में जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ेंगे 1885 से लेकर के 1947 तक का अपने एक टॉपिक दिया हुआ है, तो उनमें हम आगे इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं वैदिक काल। वैदिक काल में भी बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि आर्य विदेशी थे और यह उत्तरी ध्रुव से, कहां से? उत्तरी ध्रुव से आर्य हमारे देश में आकर के बसे थे। ये किसने कही बात? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक मानते हैं कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आकर के हमारे देश के अंदर आकर बस गए या इन्होंने अपनी बस्तियां स्थापित कर ली। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि कई इतिहासकार इनको विदेशी मानते हैं, अलग अलग स्थानों से मानते हैं। जैसे हम बात करें यूक्रेन से भी इनका उत्थान मानते हैं, जर्मनी से, इटली से, यूरोपीय महाद्वीप के कई देशों से कई इतिहासकारों ने इसका अलग अलग देशों से, अलग अलग क्षेत्रों से आर्यों के लिए कहा है कि ये यहाँ के निवासी थे। लेकिन हमारे मन में प्रश्न उठता है दोस्तों कि हम इनको कहां का मूल निवासी माने। तो देखो दोस्तों, अब इनका आर्यों का मूल निवास स्थान कहां का माने? सभी इतिहासकारों ने एक मत में होकर के माना है कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो मानते हैं मध्य एशिया, कि आर्य मध्य एशिया से होकर के हमारे देश के अंदर आए। यह हमारा देश है, काल्पनिक रूप से हम मान लेते हैं कि हिमालय पर्वतमाला और यह भारत, कि आर्य मध्य एशिया में लगभग यहां से आए। यहां से आकर के आर्य, यह हमारे देश में एक नदी है सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। अब आर्य विदेशी थे, मध्य एशिया से आए थे, तो जब आर्य अपने कुछ छोटे छोटे समूहों में या कबीलाई जातियों में आर्य मध्य एशिया से निकलकर और भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में आकर के बस गए, और वो क्षेत्र था सिंधु नदी की सहायक नदियां, या हम कह सकते हैं कि 7 नदियों का जो क्षेत्र है, अफवाह तंत्र है, उन नदियों के अफवाह तंत्र में आकर के आर्य बस गए। इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि आर्य एक बार में नहीं आकर के कई बार छोटे छोटे समूह में मध्य एशिया से निकलकर वहां से और हमारे देश के सिंधु नदी के जो दोआब का क्षेत्र था या सिंधु नदी का जो अफवाह तंत्र का क्षेत्र था उसमें आकर के अपनी बस्तियां बसाई। ये सिंधु नदी है। आर्य यहां से मध्य एशिया से होकर के सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, उन सहायक नदियों का जो अफवाह तंत्र था, हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में आर्य आकर के बस गए। आकर के बस गए तो आर्यों ने ही इस प्रदेश को एक नाम दिया, सप्त सिंधु प्रदेश।
कौन सा नाम दिया? सप्त सिंधु प्रदेश। सप्त सिंधु प्रदेश क्यों कहा? क्योंकि 7 नदियों का जो क्षेत्र था, जो प्रदेश था, उसे ही सप्त सिंधु प्रदेश आर्यों ने कहा। बात हो गई कि आर्य मध्य एशिया से आए, कहां आकर बसे? सिंधु नदी की सहायक नदियों के अफवाह तंत्र का जो क्षेत्र था, या हम कहे भारत के उत्तरी पूर्व पश्चिमी जो क्षेत्र था, वहां आकर के आर्य बस गए। ये बात हो गई। अब आगे देखते हैं, शब्द है आर्य। मन में प्रश्न उठता है कि इसका अर्थ क्या होता है? आर्य जो शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो देखो दोस्तों, आर्य का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ या उत्तम। आर्यों का जो अर्थ होता है वो ये होता है, आर्य जो शब्द है उसका अर्थ होता है कि सर्वश्रेष्ठ और उत्तम, सबसे अच्छे, या जो सबसे अच्छे व्यवहार करने वाले जो व्यक्ति होते थे, उनको ही सर्वश्रेष्ठ और उत्तम व्यवहार के जो व्यक्ति होते थे, उनको ही आर्य कहा गया है। ये बात हो गई। अब आगे देखो दोस्तों, अब हमने देख लिया कि आर्य वैदिक सभ्यता की स्थापना किसने की? आर्यों ने की। आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, और आकर के भारत के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र, या हम कह सकते हैं कि सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, उनके क्षेत्र में आकर के आर्य कई बस्तियों में आकर के बस गए। हमने वैदिक काल का समय भी देख लिया। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का जो समय था, वो वैदिक काल का समय माना जाता है। हमने आर्य शब्द का भी अर्थ जान लिया कि इसका अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ या उत्तम। अब हम देखेंगे कि वैदिक काल में कौन कौन से ग्रंथों की रचना हुई, या कौन कौन से ग्रंथ वैदिक काल में लिखे गए, जिनसे हमको उस काल की जानकारी प्राप्त होती है। तो देखो दोस्तों, हम वैदिक काल, देखो दोस्तों, वैदिक काल में 4 ग्रंथ सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पहला है ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। दूसरा है सामवेद। कौन सा है दूसरा? सामवेद। तीसरा है यजुर्वेद। चौथा है अथर्ववेद। कौन सा है चौथा? अथर्ववेद। ये 4 वेद वैदिक काल में लिखे गए थे, या हमें वैदिक काल की जो जानकारी थी वो दोस्तों इन 4 ग्रंथों से ही हमको प्राप्त होती है। अब इन 4 वेदों को भी दोस्तों 2 समय काल विभागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से में? देखो, अकेले ऋग्वेद को पूर्व वैदिक काल कहा गया है। कौन सा काल? पूर्व वैदिक काल, या हम कह सकते हैं दोस्तों इसको ऋग्वैदिक काल। क्या कह सकते हैं? ऋग्वैदिक काल। वैदिक काल को दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही वेद आता है, ऋग्वेद। बाकी जो 3 वेद है, इनको उत्तर वैदिक काल के अंदर रखा गया है। यह समय के अनुसार इनका विभाजन किया गया था दोस्तों, कि ऋग्वैदिक काल का जो समय था वो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। इस समय के दौरान ऋग्वेद की रचना हुई, और ऋग्वेद में हमें
इतने समय की ही जानकारी प्राप्त होती है, और बाकी समय की जो जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों, वो हमें इन तीनों वेदों से प्राप्त होती है। इनका समय माना जाता है दोस्तों 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल को हमने दो भागों में देख लिया दोस्तों। ऋग्वेद का जो समय था उसको पूर्व वैदिक काल या ऋग्वेदिक काल कहते हैं दोस्तों। उसके बाद में जो 3 वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उसको हम उत्तर वैदिक काल भी कहते हैं। अब देखो दोस्तों, उत्तर वैदिक काल के अंदर और भी ग्रंथ आते हैं। उन ग्रंथों में है ब्राह्मण। ब्राह्मण के बाद में आता है दोस्तों आरण्यक। आरण्यक के बाद में आता है दोस्तों उपनिषद। इन ग्रंथों को भी हम दोस्तों उत्तर वैदिक काल में ही मानते हैं, क्योंकि इनकी रचना भी दोस्तों उत्तर वैदिक काल में ही हुई थी। तो हम इन 3 वेदों के साथ साथ इन ग्रंथों के बारे में भी थोड़ा बहुत अध्ययन करेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद। ये बात हो गई दोस्तों। वैदिक काल को 2 भागों में समय के अनुसार बांटा था, तो हमने ये देख लिया। ऋग्वेद को ऋग्वेदिक काल या पूर्व वैदिक काल कहते हैं, और जो 3 ग्रंथ है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उनको दोस्तों उत्तर वैदिक काल कहते हैं। उसका समय है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व। अब आगे देखो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे पहला ऋग्वेद। ऋग्वेद इसका समय है दोस्तों वही 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व, या हम कह सकते हैं कि इस समय के अंदर ऋग्वेद की रचना हुई थी। या हमें 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच में हमें ऋग्वेद की अंदर इतने समय की जानकारी प्राप्त होती है। अब देखो ऋग्वेद की, ऋग्वेद के जो मंत्र है दोस्तों, उसको मंत्रों को क्या कहते हैं? ऋचा। क्या कहते हैं? ऋचा। ऋग्वेद में जो मंत्र है उसको क्या कहते हैं? ऋचा। देखो दोस्तों, जो वेद है, शब्द है वेद। वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, वो होता है ज्ञान या जानना। क्या है दोस्तों? वेद जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान या फिर जानना। कि वेद ही जो शब्द है उसका अर्थ हुआ ज्ञान या जानना, यानी कि हमको जो चारों वेद है उसके अंदर ज्ञान जानना है। अब देखो दोस्तों, इन वेदों को अपौरुषेय भी कहा गया है। अपौरुषेय। अपौरुषेय का मतलब होता है दोस्तों कि ऐसे ग्रंथ या ऐसी किताबें या ऐसे शास्त्र जिनकी रचना मनुष्यों ने नहीं की है, उसे ही अपौरुषेय कहा जाता है। वेदों को दोस्तों एक नाम से और जाना जाता है, श्रुति। दूसरा कौन सा नाम है दोस्तों? श्रुति। श्रुति का मतलब होता है दोस्तों कि ऐसे ग्रंथ या ऐसे शास्त्र जिनको सुनकर के ही, ऐसे ग्रंथ या शास्त्र जिनको सुनकर के ही बाद में कई पीढ़ियों में ऐसे सुन करके या मौखिक रूप से ऐसे सुन करके बाद में जाकर के इनको लिखा गया, इसीलिए इनको श्रुति भी कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई दोस्तों कि वेद का मतलब होता है ज्ञान या जानना। वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है क्योंकि ऐसे ग्रंथ या शास्त्र जिनको किसी मनुष्यों ने नहीं लिखा है, इसी कारण इनको अपौरुषेय कहा जाता है। अगला है, इनको श्रुति भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों को
या ऐसे ग्रंथ या शास्त्र जिनको सुनकर के आगे आने वाले समय में इनको लिखा गया था, इसलिए इनको श्रुति भी कहा जाता है। अब फिर अपन वापस आते हैं ऋग्वेद पर। तो देखो दोस्तों, ऋग्वेद संसार का पहला ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद संसार का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। देखो दोस्तों कि ऋग्वेद को संसार का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले हमें किसी भी ग्रंथ के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं मिलती है। हमें जिस ग्रंथ की पहली बार जानकारी मिलती है वो ग्रंथ है ऋग्वेद, इसलिए इसको संसार का सबसे प्रमाणिक या सबसे प्राचीन ग्रंथ भी माना जाता है। अब देखो दोस्तों, ऋग्वेद के ऐसा ग्रंथ है जिसका वर्णन हमें दूसरे देशों के ग्रंथ में भी मिलता है। अब वो कौन सा ग्रंथ है? ईरान का प्राचीन ग्रंथ, ईरानी ग्रंथ था एक अवेस्ता। कौन सा ग्रंथ था दोस्तों? अवेस्ता। इस अवेस्ता के अंदर हमको ऋग्वेद के कुछ मंत्रों का उल्लेख या ऋग्वेद के मंत्रों के जैसे ही कुछ मंत्रों का अवेस्ता में भी वर्णन मिलता है। अब ये ग्रंथ लिखा गया था लगभग 1400 ईसा पूर्व के लगभग। तो बात हमारे मन में बैठ जाती है कि ऋग्वेद संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। बात हो गई कि ऋग्वेद का हमें और कहां भी प्रमाण मिलता है। ईरान का एक सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ है अवेस्ता। अवेस्ता के अंदर हमको ऋग्वेद के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। अब आगे देखो दोस्तों कि ऋग्वेद की रचना किसने की? ऋग्वेद की रचना की दोस्तों आर्यों ने। किसने की? आर्यों ने। ऋग्वेद की रचना हो गई, वो भी किसने की? आर्यों ने। आगे देखो दोस्तों, रचना कहां पर की गई? रचना कहां पर की गई? अब यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि ऋग्वेद की रचना कहां पर की गई थी। देखो दोस्तों, सप्त सेंधु प्रदेश। कहां की गई थी? सप्त सेंधु प्रदेश। इस स्थान पर ऋग्वेद को आर्यों ने लिखा था। अभी मैंने आपको पहले बताया कि सप्त सेंधु प्रदेश कहां पड़ता है? सिंधु नदी की सहायक नदियां और सिंधु नदी का अफवाह तंत्र, वही सप्त सेंधु प्रदेश कहलाता है। तो आर्यों ने सप्त सेंधु प्रदेश में ही ऋग्वेद की रचना की थी। अब ऋग्वेद की भाषा कौन सी है दोस्तों? समय कि किस समय में ऋग्वेद की रचना की? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, इस समय काल के दौरान ऋग्वेद की रचना आर्यों ने की थी। आगे बात आती है दोस्तों, मन में प्रश्न उठता है, कई बार प्रश्न भी आया है कि ऋग्वेद की भाषा कौन सी थी? ऋग्वेद की भाषा, ऋग्वेद की भाषा, तो देखो दोस्तों ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? वैदिक संस्कृत। कौन सी भाषा है? वैदिक संस्कृत। कौन सी भाषा है दोस्तों? वैदिक संस्कृत। यानी कि हम कह सकते हैं कि चारों जो वेद है वो वैदिक संस्कृत में लिखे गए थे। अब देखो दोस्तों कि ऋग्वेद किस में लिखा हुआ है, गद्य में या पद में? हम बात करते हैं कि जो वेद है वो दोनों में लिखे गए हैं, गद्य और पद।
इन दोनों में चारों वेदों की रचना हुई थी। बात हो गई। ऋग्वेद की रचना किसने की? आर्यों ने की। कहां पर की? सप्त सिंधु प्रदेश में की। इसका समय कौन सा है कि ऋग्वेद का समय किस दौरान, किस समय में ऋग्वेद लिखा गया? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? वैदिक संस्कृत है, या चारों वेदों की जो भाषा है वो ऋग्वेद या वैदिक संस्कृत ही मानी जाती है। आगे कि दोस्तों चारों वेद किसमें लिखे गए हैं? गद्य और पद दोनों में चारों वेद लिखे गए हैं। आगे देखो दोस्तों, अभी ऋग्वेद ही चल रहा है दोस्तों। आगे देखो दोस्तों, ऋग्वेद के अंदर कुल 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडलों में ऋग्वेद बटा हुआ है, या हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद के 10 भाग है। अब इन 10 भागों में भी देखो दोस्तों, दूसरा 2 से लेकर के 9 तक ये मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों कि दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, 9वें इन मंडलों की रचना आर्यों ने सबसे पहले की थी। और पहला और 10वां जो मंडल है दोस्तों, पहला और 10वां मंडल, पहला और 10वां जो मंडल है दोस्तों, उसकी रचना आर्यों ने सबसे बाद में की। कब की? सबसे बाद में। ये बात हो गई कि ऋग्वेद के मंडल कितने हैं दोस्तों? 10 है। 10 में भी जो सबसे प्राचीन है, 2 से लेकर के 9 तक के जो मंडल है वो ऋग्वेद में सबसे प्राचीन माने जाते हैं। और पहला और जो 10वां मंडल है दोस्तों, वो सबसे नए, या फिर हम कह सकते हैं कि आर्यों ने इनकी रचना सबसे बाद में की। आगे देखो दोस्तों, ऋग्वेद के अंदर जो मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो पुजारी था उसको क्या कहते हैं? ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाला, मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुजारी या पुरोहित, पुजारी या पुरोहित को क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं? होत्र कहा गया है। क्या कहा गया है? कि ऋग्वेद के जो मंत्र है, मंत्र को ऋचा कहा गया है, और उन ऋचाओं का जो उच्चारण करने वाला जो व्यक्ति होता है, या पुजारी मान सकते हैं, पुरोहित मान सकते हैं, उसको होत्र कहा गया है। क्या कहा गया दोस्तों? होत्र। याद रखने वाली चीज है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न कि ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुजारी या पुरोहित क्या कहलाता है? होत्र कहलाता है। अब देखो दोस्तों, ऋग्वेद के अंदर, या हम कहें कि ऋग्वेद के अंदर आर्यों की जो सबसे मुख्य नदी थी वो कौन सी थी? कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है दोस्तों कि आर्यों की मुख्य नदी थी दोस्तों सिंधु नदी। कौन सी नदी थी? सिंधु नदी। या हम कहे दोस्तों यहां ऋग्वेद में आर्यों की जो मुख्य नदी थी वो थी कौन सी? सिंधु नदी। ऋग्वेद में सिंधु नदी का कई बार वर्णन आया है, कई बार इसका नाम का उल्लेख हुआ है दोस्तों। फिर हम बात करें कि ये तो मुख्य नदी हो गई, सबसे पवित्र नदी भी तो होगी कोई,
हाँ बिल्कुल है। सबसे पवित्र नदी आर्यों की ऋग्वेद में कौन सी थी या ऋग्वेदिक काल में कौन सी थी? तो देखो दोस्तों, ऋग्वेदिक काल में आर्यों की ऋग्वेदिक काल में आर्यों की सबसे पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी। कौन सी? सरस्वती। देखो दोस्तों, दो प्रश्न यहां बहुत अच्छे बन रहे हैं एग्जाम में भी, कई बार हर एग्जाम में, कोई सी भी एग्जाम हो, शायद इन दोनों प्रश्नों को आरपीएससी हो या अधीनस्थ बोर्ड हो, इन प्रश्नों को कई बार पूछ लिया गया है कि ऋग्वेदिक काल में आर्यों की सबसे मुख्य नदी कौन सी है? सिंधु नदी। और आर्यों की ऋग्वेदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन सी है दोस्तों? तो वो है सरस्वती नदी। तो देखो दोस्तों, मैं आपको कुछ प्रैक्टिकली करके बता रहा हूं। ये देश है, ये हमारे देश का काल्पनिक नमूना मैंने यहां आपके सामने बना दिया। तो देखो दोस्तों, सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत से होता है। तिब्बत से होकर के जम्मू कश्मीर, पंजाब का कुछ भाग और अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। कौन से सागर में? अरब सागर में। ये सिंधु नदी है। उसके बाद में हमें सरस्वती नदी के जो कुछ इसके शुरुआत जहां से होती है उसके कुछ प्रमाण मिलते हैं। वो है हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से होकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से होकर गुजरात के कुछ पार्ट में ये जाकर के बहती है। ये सरस्वती नदी है दोस्तों। तो आर्य जब पहली बार आकर के बसे, सिंधु नदी के आसपास बसे, तो आर्यों ने सरस्वती नदी को अपनी सबसे मुख्य नदी माना और सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना। जब आर्य ऋग्वेदिक काल में गंगा यमुना का जो क्षेत्र है उससे पश्चिमी क्षेत्र तक ही थे, पूर्वी क्षेत्र तक आर्य नहीं पहुंच पाए थे। या हम कह सकते हैं कि आर्यों के जो सबसे पूर्वी जो क्षेत्र था वो गंगा यमुना के मैदानों तक ही सीमित था। उत्तर वैदिक काल में जाकर के आर्य गंगा यमुना के मैदानों तक अपनी बस्तियां बसा ली थी। ये बात हो गई दोस्तों। अब आगे हम आगे देखेंगे दोस्तों ऋग्वेदिक काल की विशेषता। ये हमने ऋग्वेद की कुछ सामान्य परिचय के बारे में हमने चर्चा की दोस्तों। अब आगे हम देखेंगे कि ऋग्वेदिक काल की या ऋग्वेदिक काल में कौन कौन सी विशेषताएं थी, या हमें ऋग्वेद से कौन कौन सी ऐसी जानकारियों का पता चलता है। जैसे हम बात करते हैं दोस्तों सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, व्यापारिक, इन कई चीजों का ऋग्वेदिक काल में इन विशेषताओं का हमको वर्णन मिलता है। तो आगे हम वही देखेंगे कि ऋग्वेदिक काल की कौन कौन सी विशेषताएं है। तो देखो दोस्तों आगे ऋग्वेदिक काल की विशेषताएं हमने अभी देख लिया, ऋग्वेदिक काल का या ऋग्वेद का सामान्य परिचय। अब हम ऋग्वेदिक काल की विशेषता देखेंगे दोस्तों। ऋग्वेदिक काल की विशेषता, वैदिक सभ्यता दोस्तों आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि यहां से हर एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न हमेशा पुटअप होते हैं। तो इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहां से जो हमारे देश का जो वास्तविक हमें स्थिति का जो पता चलता है इतिहास का प्रमाणिक तौर पर, तो दोस्तों वो माना जाता है वैदिक काल से। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं दोस्तों, इस टॉपिक को आप अच्छी तरीके से समझिए, सुनिए, पढ़िए, तभी आप उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं जो आपकी एग्जाम में आए थे। अगर आपके ये टॉपिक समझ में नहीं आया दोस्तों तो आपके प्रश्न कैसे कर पाओगे आप? इसलिए आप इसको ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो और ध्यान से पढ़ो। हम बात कर रहे थे ऋग्वेदिक काल की विशेषता, बहुत महत्वपूर्ण है विशेषताएं। हमने अभी तो ऋग्वेदिक काल का सामान्य परिचय देखा था।
अब हम इसकी विशेषताएं देखेंगे। देखो पहली जो विशेषता आती है वो है राजनीतिक विशेषता। कौन सी विशेषता है दोस्तों? राजनीतिक विशेषता। राजनीतिक विशेषता। तो देखो दोस्तों, राजनीतिक जो विशेषता होती है उस विशेषता में हम पढ़ते हैं राजा, कि कौन राजा बना, कब तक उसने शासन किया, कौन कौन से उसने युद्ध लड़ा, या उसके बाद में कौन राजा बना। लेकिन हम पढ़ रहे हैं वैदिक काल, तो क्या वैदिक काल में भी राजा थे या नहीं थे, तो उनकी राजनीतिक स्थिति क्या थी? तो देखो दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में या वैदिक काल में जो राज्य थे वो जनों में विभक्त थे। एक राज्य नहीं था वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल कई जनों में विभक्त था। ये बात आप ध्यान से देख लो, सुन लो दोस्तों, कि ऋग्वैदिक काल में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार कि ऋग्वैदिक काल कितने जनों में विभक्त था। तो ऐसा तो हमें कहीं भी प्रमाण नहीं मिलता है कि कितने जनों में ऋग्वैदिक काल विभक्त था, लेकिन वास्तव में यह पता चल जाता है हमको कि ऋग्वैदिक काल एक राज्य नहीं होकर के कई राज्यों या कई जनों में विभक्त था। तो देखो दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा जो ऋग्वैदिक काल की जो प्रशासनिक या जो राजनीतिक स्थिति है उसके बारे में मैं बता देता हूं कि ऋग्वैदिक काल की जो सबसे छोटी जो राजनीतिक संस्था थी वो थी कुल। क्या थी? कुल। हम कुल को एक परिवार मान सकते हैं, परिवार कह सकते हैं। अब मन आगे आती है कि कुल के बाद में कौन सी संस्था है राजनीतिक, या इससे बड़ी कौन सी संस्था है? तो वो है दोस्तों ग्राम। कौन सी है? ग्राम। ग्राम से बड़ी जो राजनीतिक संस्था है वो है दोस्तों विश्व। कौन सी है? विश्व। और विश्व से बड़ी जो संस्था है दोस्तों वो है जन। अब आ गया समझ में हमको अच्छी तरह कि एक जन जो बनता है वो कुल, ग्राम, विश्व, यानी कि इन तीनों को मिलाकर के ही एक राज्य का निर्माण होता है। हम बात कर रहे हैं कुल एक परिवार हो सकता है, ग्राम तो आप जानते हैं गांव को कहते थे, विश्व कई ग्रामों को मिलाकर के एक विश्व बनता था और कई विश्व मिलकर के एक जन का निर्माण होता था। हाँ तो दोस्तों, हम ऐसे भी मान सकते हैं इसको एक परिवार। क्या है? परिवार। यह एक गांव है। वर्तमान समय के अनुसार देख रहे दोस्तों हम, यह एक वर्तमान में जिला के समान होता था और इसको हम वर्तमान में एक राज्य के मानते हैं ना, तो इसको प्राचीन काल में या वैदिक काल में जन को ही, राज्य को ही जन कहा जाता था। ये बात हो गई, कुल एक परिवार था, ग्राम गांव थे, और विंश को प्राचीन काल में या वर्तमान दृष्टि से देखे तो जिला कहते थे, और राज्य जो वर्तमान में है उसको प्राचीन काल में ही जन कहा जाता था। हाँ तो दोस्तों, अब देखो कि इस कुल का शासन कौन चलाता था, ग्राम का कौन चलाता था, विश्व का कौन चलाता था, और जन का शासन कौन चलाता था। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि इस कुल का जो मुखिया होता था उसको ऋग्वैदिक काल में कुलूप कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? कुलूप। और ग्राम का जो मुखिया होता था उसको दोस्तों ऋग्वैदिक काल में ग्रामणी कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? ग्रामणी। और जो विश्व था, विश्व का जो मुखिया होता था या विश्व का जो शासन चलाने वाला जो व्यक्ति होता था उसको ऋग्वैदिक काल में दोस्तों विश्वपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विश्वपति। आगे हैं दोस्तों अगला अपना जन, कि प्राचीन काल में या वैदिक काल में जन का जो शासन करने वाला जो व्यक्ति था उसको क्या कहते थे ऋग्वेद के अंदर? राजा। क्या कहते थे दोस्तों? राजा। अब जाकर के बात क्लियर हुई दोस्तों आपके कि ऋग्वैदिक काल के अंदर जो सबसे छोटी राजनीतिक संस्था थी, जो इकाई थी, वो थी कुल।
कुल से बड़ी जो थी वो था ग्राम, ग्राम से बड़ा जो था वो था विश्व, और विश्व से बड़ा जो था वो था जन। अब देखो दोस्तों, इसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो कुल को ही परिवार कहते हैं, ग्राम को ही गांव कहते हैं, और विश्व को ही जिला मानते हैं, और जन को वर्तमान समय में राज्य कहते हैं। फिर हम बात करें कि प्राचीन या वैदिक काल में इनके जो शासन करने वाला जो मुखिया होता था उसको क्या कहते थे? कुल का जो मुखिया था उसको कुलोक, ग्राम का जो मुखिया था उसको ग्रामणी, विश्व का जो मुखिया था उसको विश्वपति, और जो जन का जो मुखिया था उसको राजा कहा जाता था। ये बात क्लियर हो गई दोस्तों। अब आगे देखो, आगे बात आती है कि ऋग्वेदिक काल में सबसे छोटा जो राजा होता था उसको क्या कहते थे? सबसे छोटा राजा, सबसे छोटा राजा। फिर आगे बात आती है कि इससे बड़ा राजा, उससे बड़ा राजा, और फिर बात आती है कि ऋग्वेदिक काल में जो सबसे बड़ा राजा था उसको क्या कहते थे? सबसे बड़ा राजा। राजा की भी 3 कैटेगरी बना दी ऋग्वेदिक काल में, वैदिक काल में। हम बात कर रहे थे कि सबसे छोटा जो राजा था उसको क्या कहते थे? राजुक या राजक। क्या कहते थे दोस्तों? राजक। राजक से बड़ा जो राजा था उसको क्या कहते थे दोस्तों? राजन। क्या कहते थे? राजन। और जो राजन से, या हम कहें कि सबसे बड़ा जो राजा था, जो ऋग्वेदिक काल में जो सबसे बड़ा राजा था उसको क्या कहते थे? राजा या सम्राट। क्या कहते थे दोस्तों? राजा या सम्राट। ये हम ऋग्वेदिक काल के अंदर राजनीतिक विशेषता पढ़ रहे थे, और राजनीतिक विशेषता में हमने ये चीजें जानी कि ऋग्वेदिक काल में जो शासन होता था वो कैसे होता था, कौन इसको चलाता था। तो हमने ये थोड़ी सी जानकारी राजनीतिक के बारे में जाने। अब आगे देखो दोस्तों, इसी विशेषता के अंदर कि ऋग्वेदिक काल में राजा को और क्या कहते थे? राजा को 2 नामों से भी और पुकारा जाता था कि ऋग्वेदिक काल में राजा को किस नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेदिक काल में राजा को क्या कहते थे। देखो, पहला है गोप्ता जनस्य। कौन सा है पहला? गोप्ता जनस्य। एक दूसरा नाम हो रहा है दोस्तों पुराबेता। दूसरा क्या नाम है? पुराबेता। इस नाम से भी दोस्तों राजा को ऋग्वेदिक काल में पुकारा जाता था। कौन सा है? पुराबेता। अब इनका अर्थ क्या होता है दोस्तों? देखो, मैं बात कर रहा हूं कि ऋग्वेदिक काल में राजा को किस नाम से पुकारा जाता था। तो 2 नामों से हमें ऋग्वेदिक काल में राजा को पुकारने के उल्लेख मिलते हैं। पहला नाम है गोप्ता जनस्य, दूसरा नाम हमको मिलता है पुराबेता। अब गोप्ता जनस्य का ऋग्वेदिक जो भाषा संस्कृत थी उसमें अर्थ क्या होता है? उसमें अर्थ होता है दोस्तों जनता की रक्षा करने वाला व्यक्ति। जनता की रक्षा, जनता की रक्षा करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको ही गोप्ता जनस्य कहा जाता है। अगला है पुराबेता। ऋग्वेदिक काल में इस शब्द का जो अर्थ है, या राजा को जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखे तो उसका अर्थ होता है कि दुर्गों को भेदने वाला, यानी कि ऐसा राजा जो दुर्गों को भेद सकता था। तो ये बात क्लियर हो गई दोस्तों कि ऋग्वेदिक काल में राजा को 2 नामों से जाना जाता था, एक गोप्ता जनस्य और दूसरा पुराबेता। गोप्ता जनस्य का अर्थ होता है कि जनता की रक्षा करने वाला राजा, और दूसरा है पुराबेता। पुराबेता का मतलब होता है दोस्तों दुर्गों को भेदने वाला राजा। ये बात क्लियर हो गई दोस्तों। मैं बता रहा था आपको कि ऋग्वेदिक काल में राजा को किस नाम से जाना जाता है। अगला एक बात आती है दोस्तों, ऋग्वेदिक काल की जो सबसे महत्वपूर्ण है 10 राज्य युद्ध, या हम कहें कि ऋग्वेदिक काल की जो सबसे प्रसिद्ध बात है वो है 10 राज्य युद्ध। तो हम देखते हैं दोस्तों 10 राज्य युद्ध के बारे में।
ये राजनीति विशेषता का एक टॉपिक है या उसी के अंदर है दोस्तों 10 राज्य युद्ध। बहुत बार इस, या हम कहे कि इस जगह से कई बार प्रश्न आए हुए हैं दोस्तों एग्जाम के अंदर। 10 राज्य युद्ध, ये ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण या सबसे प्रसिद्ध टॉपिक माना जाता है 10 राज्य युद्ध। देखो दोस्तों 10 राज्य युद्ध का कौन से मंडल में वर्णन है? मंडल 9वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन हमको मिलता है। कौन से मंडल में? 9वें मंडल में हमको 10 राज्य युद्ध के बारे में वर्णन मिलता है ऋग्वेद के अंदर। अब बात आती है कि यह युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था। एक राजा था भरत जन का या भरत राज्य का राजा, भरत राज्य का राजा, उसका नाम था दोस्तों सुदास। क्या नाम था दोस्तों? सुदास। एक राजा था राजा सुदास जो भरत राज्य का राजा था। इनके विपक्ष में जो राजा था वो था 10 अन्य राज्य, अन्य राज्यों के राजा, अन्य राज्यों के राजा। यानी कि इनके राजा सुदास के विरोधी में जो राजा थे वो 10 राजाओं का एक संघ था। इन दोनों के बीच में यह युद्ध रावी नदी के तट पर, कौन सी नदी? रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। यह युद्ध रावी नदी के तट पर लड़ा गया था दोस्तों। इस युद्ध में सुदास और जो 10 अन्य राजाओं के बीच 10 राज्य युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अंतिम तौर से विजय मिली। किसको विजय मिली? राजा सुदास। राजा सुदास इस युद्ध में जीत गए थे। राजा सुदास ने ये 10 राज्य युद्ध जीत लिया था। अब दोस्तों इनका पुरोहित, 10 राजाओं का जो पुरोहित था दोस्तों वो था विश्वामित्र। कौन था? विश्वामित्र। कौन था इनका पुरोहित दोस्तों? विश्वामित्र। और जो राजा सुदास का जो पुरोहित था वो था दोस्तों, कौन था? बता सकते हो क्या? ऋषि वशिष्ठ। कौन था दोस्तों? ऋषि वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ राजा सुदास के पुरोहित थे और विश्वामित्र 10 अन्य राजाओं के पुरोहित थे। हाँ तो दोस्तों मैं आपको ये बता रहा था 10 राज्य युद्ध। देखो दोस्तों 10 राज्य युद्ध ऋग्वेदिक काल की सबसे प्रमुख घटना मानी जाती है। इसका वर्णन ऋग्वेद के 9वें मंडल में हुआ है। यह युद्ध भरत राज्य का राजा सुदास था और इसके विपक्ष में जो 10 अन्य राजाओं का एक संघ बना लिया था आसपास के जनों ने मिलकर के, राज्यों ने मिलकर के। तो 10 अन्य राजा मिलकर के और राजा सुदास से युद्ध हुआ। तो ये युद्ध हुआ था वो रावी नदी के किनारे, सिंधु नदी की सहायक नदी है रावी नदी, उसके किनारे पर यह युद्ध हुआ था ऐसा माना जाता है। तो इस युद्ध में जो विजय मिली थी वो अंतिम रूप से राजा सुदास को विजय मिली थी। और राजा सुदास के जो पुरोहित थे वो ऋषि वशिष्ठ थे और जो 10 अन्य राजाओं के जो पुरोहित थे वो थे विश्वामित्र। हाँ तो दोस्तों आज हमने ऋग्वेदिक काल का एक थोड़ा सा सामान्य परिचय हमने पढ़ा वैदिक काल का, कि वैदिक सभ्यता में हमने पढ़ा दोस्तों कि आर्य, वैदिक सभ्यता की स्थापना कब हुई, किसने की, आर्यों ने की, आर्य कहां से आए थे उसके बारे में हमने देखा। और फिर उसके बाद में वैदिक सभ्यता का एक सामान्य परिचय हमने देखा। उसके बाद में वैदिक काल में 4 वेद थे, तो उन चारों वेद में से भी हमने पहला जो वेद है ऋग्वेद, ऋग्वेद के अंदर हमने ऋग्वेद का सामान्य परिचय देखा कि
सामान्य परिचय देखने के बाद में हमने दोस्तों ऋग्वेद का विशेषताएं देखी, ऋग्वेदिक काल की विशेषताएं या पूर्व वैदिक काल की हमने विशेषताएं देखी। तो इस विशेषता में हमने एक विशेषता पूरी कर ली और वो थी राजनीतिक विशेषताएं। हाँ तो दोस्तों हम कल अगली विशेषता पढ़ेंगे, सामाजिक विशेषता। और अगर उसके बारे में और भी कोई चीजें होगी तो मैं आपको और समझा दूंगा। हम कल अगली विशेषता पढ़ेंगे, सामाजिक विशेषता। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए दोस्तों। और आपको यहाँ देव क्लास से जो बूंदी है ऑनलाइन क्लास में आपको हर टॉपिक का एक इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन करेंगे हर अध्यापक आपका हर सब्जेक्ट का, कि आप देखते ही रह जाएंगे कि क्या ऐसा भी होता है, कि वास्तव में ऐसा होता है, और वो हम करके आपको दिखाएंगे। हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से आपका दारा सिंह गुर्जर, नमस्कार।